हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिसीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स में उसके दूसरे डिसीज के बारे में। वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो वर्ड आप ऑस्टियोपोरोसिस देख रहे हैं, इसको आम चाल की बोल भाषा में हम लोग इसे जो है हड्डी गलना या हड्डी का खोखला होना कहते हैं। ये जो आप वर्ड ऑस्टियोपोरोसिस देख रहे हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जहां ऑस्टियो का मतलब होता है बोन यानी हड्डी, पोरोसिस का मतलब होता है पोरस यानी छिद्र, हड्डी में छिद्र। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं या क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए बोन डिसीज। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो बोन डिसीज है, इन विच इसमें जो होता है बोन डेंसिटी डिक्रीज। जो बोन की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। ये जो आप डेंसिटी वर्ड देख रहे हैं, हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू जो है डिफाइन कर देंगे अभी जो है बाद में, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ेंगे। मेकिंग बोन पोरस क्या होता है? इसके कारण जब बोन की डेंसिटी जो है कम होने लगती है, इसके कारण जो बोन होती है वो छिद्र युक्त होने लगती है, वीक और कमजोर होने लगती है, एंड ब्रिटल और टूटने लगती है, विच जो इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना, जो टूटने के रिस्क को, जोखिम को बढ़ा देता है। इट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। हम उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं, इस पैराग्राफ को। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो बोन डिसीज है। इसमें क्या होता है, जो बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण जो होता है जो बोन होती है वो छिद्र युक्त होने लगती है, वीक हो जाती है और ब्रिटल यानी टूटने लगती है। और क्या होता है, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। और टूटने का जो रिस्क होता है, जोखिम होता है, वो बढ़ने लगता है। इसी को हम लोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये तो बात हो गई जो है पैराग्राफ के द्वारा, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसी प्रक्रिया को डायग्राम के द्वारा। और एक वर्ड हमने आपको बताया था डेंसिटी, और इसको भी डिफाइन कर देंगे कि डेंसिटी क्या होता है। ये देखिए, ये होता हमारा बोन। जब हम इसको जो है नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो इसमें जो छिद्र होते हैं वो काफी छोटे छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो हड्डी को जो छिद्र होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हड्डी का खोखला होना या हड्डी का गलना या हड्डी में छेद। तो डेंसिटी वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? हम जानते हैं कि जो हमारी बोन होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। जब इस हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम होने लगे, तो उसी को हम लोग जो है डेंसिटी कहते हैं। यानी कि डेंसिटी का मतलब होता है जब उसमें इस बोन में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम होने लगे, यानी कि सांद्रता, कंसंट्रेशन जब कम होने लगे, उसी को हम लोग जो है डेंसिटी कहते हैं। कहने का मतलब है कि बोन तो सेम रहेगी, उतना ही रहेगी, वो एकदम स्ट्रक्चर उसका सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो वेट होता है वो कम होने लगेगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि जब कैल्शियम और फास्फोरस इसमें से निकल जाएंगे, तो इसका जो वेट होगा कम हो जाएगा, यानी डेंसिटी उसकी जो है कम हो जाएगी। वेट वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो उसी को हम लोग जो कहते हैं डेंसिटी, यानी कि जो बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ये तो बात हो गई जो है ऑस्टियोपोरोसिस, और डेंसिटी वर्ड को हमने बता दिया कि किसे कहते हैं, क्या होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के टाइप के बारे में। हम आपको हमेशा बार-बार बताते हैं, ये टाइप भले ही आपके टॉपिक में इंक्लूड नहीं किया गया है कि बताइए ऑस्टियोपोरोसिस का टाइप, ना भले लिखा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है और एग्जाम में आता है। आप पहली बार फार्मेसी कर रहे हैं, लेकिन हमको किए हुए फार्मेसी जो है 9 से 10 वर्ष हो गए हैं। तो इसलिए हम बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि टाइप पूछेगा कि नहीं पूछेगा, वो ज़रूर पूछेगा। आपको याद करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए देख लेते हैं टाइप के बारे में ऑस्टियोपोरोसिस के। इट इज़ मेनली, यह मुख्य रूप से क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। यह मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार में हम इसको बाँटते हैं या बाँटा गया है। कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये भी जो है सब टाइप का होता है, 2 सब टाइप के होते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या आता है,
पोस्ट मीनोपाउजल ऑस्टियोपोरोसिस देख लेते हैं कि पोस्ट मीनोपाउजल ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। सबसे पहले तो ये वर्ड जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखो, एक यहाँ पर देख लेते हैं मीनोपाउजल, इसका क्या मतलब होता है। महिलाओं में एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ये साइकिल बंद हो जाता है तब हम इसको जो है मेनोपाउजल कहते हैं। तो पोस्ट मेनोपाउजल कब कहते हैं? मेनोपाउजल के बाद की घटना को हम लोग जो है पोस्ट मेनोपाउजल कहते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऑकर इन पोस्ट मेनोपाउजल वुमेन, ये कह रहा है वुमेन में जो है पोस्ट मेनोपाउजल के बाद जो है ये पाया जाता है कौन? टाइप फर्स्ट जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ड्यू टू ए डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ये कह रहा है इसके कारण क्या होता है, पोस्ट मेनोपाउजल के कारण क्या होता है, वुमन जो होती है उसमें जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की जो है कमी हो जाती है। याद रखिए यही हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हड्डियों के मेंटेनेंसी में, उसके संतुलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वुमन में तो खास तौर से मैन में भी, दोनों में इक्वल तरीके से। बस फर्क इतना होता है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं में ज्यादा निकलता है, पुरुषों में कम। इसलिए आप एक बात ध्यान देंगे या देखेंगे मेडिकल क्षेत्र में जब आएंगे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे जो महिला 55 साल के ऊपर है, राइट, जो 50 या 55 साल के ऊपर है, अगर वो गिर जाती है तो उसके हड्डी के टूटने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है उसके शरीर में कम हो गया है और ये हार्मोन जो होता है वो हड्डी के संतुलन को बना के रखता है। ये तो हो गई एक जानकारी आपके इसके बारे में जो है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के बारे में। तो चलिए एक बार इसको फिर देख लेते हैं। ये जो टाइप फर्स्ट होता है वो पोस्ट मेनोपाउजल के बाद ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो वुमेन होती उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, राइट ना। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक महिला के अंदर चलता है तब तक ये एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल सही होता है, लेकिन जैसे ही बंद होता है वैसे ही इसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए टाइप फर्स्ट में आता है, इसलिए हम इसको पोस्ट मेनोपाउजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो चलिए दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ऑकर इन बोथ मेन एंड वुमेन। ये क्या होता है, जो मेन होते हैं और वुमेन होती है, आदमी और औरत, ये दोनों में जो पाया जाता है इन ओल्ड एज। कब? जब वो बूढ़े होने लगते हैं। टिपिकली मतलब सामान्यतः आफ्टर 70 प्लस ईयर, ये कह रहा है सामान्यतः जो है 70 वर्ष के बाद जो है ये टाइप जो है देखा जाता है। नेक्स्ट की बात अगर हम कर लें, वह है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। जो दूसरा प्रकार होता है वह सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, अकर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन। ये कह रहा है कि दूसरे मेडिकल कंडीशन के कारण जो होता है, लाइक जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण जो होता है, और एज ए साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। यह कह रहा है कि अगर मेडिसिन का अगर साइड इफेक्ट हुआ हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, इन दोनों के कारण जो होता है वो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो चलिए देख लेते हैं मेडिकेशन में क्या होता है, लाइक जैसे प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टेरॉइड। अगर हम स्टेरॉइड मेडिसिन का लंबे समय तक अगर यूज करते हैं, या उस व्यक्ति को जो है हाइपरथायरॉयडिज्म अगर हुआ है, तो ये सेकेंडरी टाइप का ऑस्टियोपोरोसिस का होने की संभावना जो है बहुत ही ज्यादा रहती है। ये तो बात हो गई जो है दूसरे टाइप के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के इटियोलॉजी के बारे में। आप सोचते होंगे ये तो दिया ही नहीं है हमारे टॉपिक में, ये क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं सर हमको। देखिए बेटा, आपको ये पढ़ना जरूरी है। आप जब सिलेबस निकालेंगे नेट के द्वारा, तो वहां एकदम शुरुआत में लिखा है आउटकम कोर्स, यानी कोर्स के अंदर और क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। तो यहाँ साफ तौर पर लिखा है इटियोलॉजी। जब भी हम कभी पैथोफिजियोलॉजी में किसी भी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे तो जरूर से इसके इटियोलॉजी टाइप्स के बारे में पढ़ना। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में तो पढ़ना ही है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस पर तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो बात कर लेंगे जो है ऑस्टियोपोरोसिस के इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज।
हम लोग जो है ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। द इटियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज, जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो इटियोलॉजी होती है मल्टीफैक्टोरियल। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब होता है बहु कारक इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, एक ही कारक नहीं होता है, इसमें बहुत से कारक इन्वॉल्व होते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनते हैं। आगे बात करेंगे इन्वॉल्विंग, इसमें क्या क्या जुड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, माने जो है कॉम्बिनेशन रूप से क्या क्या जुड़ लेता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, हार्मोनल जो हो सकता है, हार्मोन में हमने आपको पहले ही बताया है एस्ट्रोजन सबसे मुख्य होता है, न्यूट्रिशनल यानी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी होती हो सकती है, विटामिन डी की, और एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर, और लाइफ स्टाइल के फैक्टर इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज का कारण बनते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और उसके टाइप के बारे में और उसकी इटियोलॉजी के बारे में। अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, अभी हमको बात करना है ऑस्टियोपोरोसिस के पैथोफिजियोलॉजी यानी उसके जो है पैथोजेनेसिस के बारे में जो है बात करेंगे। प्लीज अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के पैथोफिजियोलॉजी यानी पैथोजेनेसिस के बारे में। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, इन दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है, रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत जो है वो कैसे हो रही है, इसके बारे में हम लोगों को जो है पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन डिफिशिएंसी, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी इज मोस्ट आइडियल एंड स्टैंडर्ड फैक्टर, सबसे बढ़िया और मानक फैक्टर होता है यूज टू एक्सप्लेन, हम इसका जो है यूज करते हैं समझने के लिए, क्या, द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ से हम लोग जो है इस पूरी लाइन को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए कैसे देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए सबसे बेहतरीन और स्टैंडर्ड फैक्टर होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी, यानी कि इसी के द्वारा, इसी फैक्टर के द्वारा हम लोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो मल्टी फैक्टोरियल होता है, यानी कि इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इस डिसीज को उत्पन्न करने के लिए या इस डिसीज का कारण बनते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो फैक्टर है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी, इसी के द्वारा हम इसके पैथोफिजियोलॉजी यानी पैथोजेनेसिस को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, कह रहा है कि लेटस का मतलब होता है आइए समझते हैं कंप्लीट पैथोजेनेसिस यानी पूरी पैथोजेनेसिस स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम इसकी पूरी पैथोजेनेसिस को जो है आइए समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसमें स्टेप इन्वॉल्व होता है ऑस्टियोपोरोसिस के पैथोजेनेसिस में। जो इसका फर्स्ट स्टेप है वह है डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। जो एस्ट्रोजन लेवल होता है हमारे बॉडी में जब वो कम होने लगता है, कैसे कम होता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन नॉर्मल बॉडी, ये कह रहा है कि एक सामान्य शरीर में टू सेल मतलब दो सेल होती हैं, मेंटेन बोन होम्योस्टेसिस, बोन को बोन के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बॉडी में दो सेल होती हैं, यानी कि शरीर के नॉर्मल कंडीशन में इसमें दो सेल पाई जाती हैं जो बोन के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती हैं या संतुलित करती हैं। कौन कौन सी होती हैं चलिए बात कर लेते हैं। वह है ऑस्टियोब्लास्ट, ये फर्स्ट सेल है, इसके बारे में देखें। विच आर रिस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए उत्तरदायित्व होती है, बोन फॉर्मेशन, यानी इस सेल के द्वारा जो है बोन का निर्माण होता है। दूसरी सेल होती है वह है ऑस्टियोक्लास्ट, देखेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, जो पुरानी और खराब जो हड्डी हो गई है उसको तोड़कर साफ करना ही बोन रिजॉर्प्शन कहलाता है, यानी कि ये ऐसी सेल होती हैं जो पुरानी और खराब जो हड्डी हो गई है उसको तोड़कर जो है साफ कर देती हैं।
ये 2 सेल होती हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें हम लोग जो है एस्ट्रोजन हार्मोन मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द 2 सेल। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो 2 सेल के बीच जो है बैलेंस बना के रखता है। कैसे? इट कीप ऑस्टी ऑस्टियोक्लास्ट अंडर कंट्रोल। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है उसको अपने अंदर जो है कंट्रोल करके रखती है, सो दैट इसलिए कि दे डू नॉट ब्रेक डाउन टू मच बोन। ये कह रहा है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो 2 सेल के बीच जो है बैलेंस बना के रखता है। इट कीप मतलब और क्या करता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है उसको जो है अपने अंडर में जो है कंट्रोल करके रखता है, इसलिए ताकि सो दैट मतलब इसलिए कि ये जो सेल होती है बहुत ज्यादा जो है वो बोन को ना तोड़ सके, इसलिए जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है काम करता है। आगे बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी कि जब इस हार्मोन की जो है कमी हो जाती है, कैसे कमी होती है बात कर लेते हैं। जो फीमेल होती है वो मेनोपॉज के बाद जो है इसकी इस एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। वो एज होती है 45 से 55 ईयर, यानी कि कोई अगर महिला 45 से 55 ईयर की है तो उसमें मेनोपॉज हो जाता है। तो मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मेल में देख लेते हैं आदमी, अगर उस व्यक्ति की उम्र अगर 70 प्लस है तो उसमें जो होती है एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। याद रखिए ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बोन के बैलेंस को बना के रखता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो बोन का जो बैलेंस होता है उसमें जो कैल्शियम और जो फास्फोरस पाए जाते हैं वो कम होने लगते हैं और हड्डी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो चलिए दूसरे स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, इंक्रीज प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। कैसे? बात कर लेंगे। उससे पहले एक वर्ड है प्रो इन्फ्लामेटरी, ये क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे सेल जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाने का काम करते हैं उनको हम प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। बात करेंगे इसमें फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी। ये कह रहा है एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी के बाद द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन जिसको साइटोकाइंस कहते हैं। ये कह रहा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन के डिफिशिएंसी के बाद जो प्रो इन्फ्लामेटरी जो प्रोटीन होती है, स्पेसिफिक जो विशिष्ट प्रो इन्फ्लामेटरी जो प्रोटीन होती है जिसको हम लोग जो है साइटोकाइंस कहते हैं, इनका प्रोडक्शन जो होता है होने लगता है या बढ़ जाता है। वो कौन से साइटोकाइंस होते हैं? IL-1 या IL-6, इसको हम लोग जो इंटरल्यूकिन 1 या इंटरल्यूकिन 6 कहते हैं, और दूसरा होता है TN अल्फा। ये साइटोकाइंस होते हैं, इनका प्रोडक्शन जो होता है बढ़ जाता है। कब? जब एस्ट्रोजन हार्मोन की जो है कमी हो जाती है। आगे बात करेंगे सिग्निफिकेंटली, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विद इन द बोन मैरो, कहां पर? बोन मैरो के अंदर। तो चलिए इस लाइन को जो है और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये कह रहा है कि जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है या एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के बाद जो बोन मैरो होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो होता है, जो स्पेसिफिक जो प्रो इन्फ्लामेटरी जो प्रोटीन होती हैं उनका प्रोडक्शन जो होता है बढ़ जाता है। तो क्या होता है आगे देख लेते हैं अगले स्टेप में। वो है एक्टिवेशन RANKL, यानी कि जो RANKL होता है इसका एक्टिवेशन माने ये सक्रिय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले बात करेंगे इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर केबी लिगेंड। ये RANKL जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। कैसे होता है बात करेंगे। दीज साइटोकाइंस, ये जो साइटोकाइंस आप देख रहे हैं IL-1 IL-6 और TN अल्फा जो होता है, ये जो साइटोकाइंस होते हैं एक्टिवेट ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जो एक विशिष्ट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग जो है RANKL कहते हैं, इसका एक्टिवेशन हो जाता है।
जब इसका एक्टिवेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अगले स्टेप में देखते हैं हाइपर एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है, इसका जो हाइपर एक्टिवेशन हो जाने में अति सक्रिय हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। द प्राइमरी रोल ऑफ द RANKL, जो प्राइमरी रोल होता है, जो मुख्य काम होता है RANL का, इज टू सेंड एक्टिवेशन सिग्नल। ये जो होता है एक्टिवेशन सिग्नल को जो है सेंड करती हैं, भेजती हैं कहां पर, टू ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल के पास। तो क्या होता है देख लेते हैं। इम्बैलेंस मतलब जो होता है संतुलन की स्थिति जो है बिगड़ जाती है। कैसे देखेंगे, कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये कह रहा है जो बोन का रिजॉर्प्शन जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, हम जानते हैं बोन रिजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो पुरानी और जो खराब सेल होती हैं उनको तोड़कर सफाई करना। कौन सफाई करती है, ये हमारी जो है ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है। तो क्या करती है, एक्सीलेट, लिखा ना एक्सीलरेट सिग्निफिकेंटली। ये कह रहा है कि जो बोन रिजॉर्प्शन का जो रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ गया है, क्योंकि RANLA जो होता है वो एक सिग्नल भेज दिया है किसको, ऑस्टियोक्लास्ट को, कि इसको जो हाइपर एक्टिव हो गई है। जब ये हाइपर एक्टिव हो जाएगी तो जो पुरानी और जो खराब जो सेल होगी, जो हड्डी होगी, उसको बहुत तेजी के साथ क्या करने की, तोड़ने लगती। वही लिखा ना कि द रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन एक्सीलरेट सिग्निफिकेंटली। जो बोन रिजॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ जाती है। तो क्या होता है, वाइल, जबकि द रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन, जबकि जो बोन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है रिमेन स्लो, जबकि वो स्लो रहती है। ओ आर अनचेंज्ड, या जो है बदलती नहीं है। कहने का मतलब है फॉर्मेशन, जो बोन का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी अपेक्षा या उसकी तुलना में कि जो बोन का रिजॉर्प्शन होता है वो काफी बढ़ गया, यानी कि बोन को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा बढ़ गई है। किसकी तुलना में, जो बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या होता है, आगे बात कर रहे हैं, रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है, एज ए रिजल्ट मतलब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, द इंटरनल माइक्रो और आर्किटेक्चर, यानी कि जो आर्किटेक्चर ऑफ द बोन, ये कह रहा है कि रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो बोन का जो इंटरनल माइक्रो जो है आर्किटेक्चर जो होता है, जो संरचना होती है अंदर की बोन की, वो क्या होता है, बीकम, होने लगती है वीक एंड पोरस। यानी कि जो बोन की अंदर की जो स्ट्रक्चर होता है वो वीक, कमजोर होने लगती है और छिद्रयुक्त यानी खोखला होने लगती है। एक कंडीशन, इसी कंडीशन को हम लोग जो है नॉन एज ऑस्टियोपोरोसिस, इसी कंडीशन को हम लोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, उसके टाइप के बारे में, उसकी इटियोलॉजी के बारे में और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। इस तरीके से हमने इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में जो है गाउट के बारे में। हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि हमारी वीडियो जो है आपको कैसी लगती है।